हाँ हेडिंग डालो, लिखो लिखो कैंसर। आज अपने कैंसर पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कैंसर जिसे अपने कर्क रोग कहते हैं, इस पर अपने विस्तृत टिप्पणी करने वाले हैं, ठीक है ना। कैंसर क्या है, किस वजह से होती है, कारण क्या है, कितने प्रकार का है ना। इस तरीके से कुछ सामान्य बिंदुओं पर अपने बात करने वाले हैं। ओके भाई, स्टार्ट करें। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर जैसे रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो कैंसर की स्टडी करना अर्थात उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। एक बार मेरे साथ बोलो, क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। जब भी ऑन्को शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, ऑन्को, ऑन्को शब्द जब भी आ जाए आप समझ लो कि किससे संबंधित बात हो रही है, कैंसर से संबंधित बात हो रही है। कैंसर रोग के लिए ऑन्को शब्द को बार बार प्रयोग में लिया जाता है। कहीं पर भी आप ऑन्को शब्द सुन लें, इट मीन्स वहां पर कैंसर की बात हो रही है, ठीक है ना। ऑन्को शब्द ही कैंसर के लिए बना हुआ शब्द है, तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना। अब देखो भी किस प्रकार का रोग है, संक्रामक है या असंक्रामक रोग है, बोलो भाई। असंक्रामक रोग, फैलता तो नहीं है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है क्या, क्या छूने से फैलता है किसी को, कोई जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कैंसर एक ऐसा रोग है जो कभी फैलता नहीं है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे कि यह एक असंक्रामक रोग की श्रेणी में शामिल होता है, ठीक है। कारण क्या है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि या कमी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि या कमी, बताओ कैसे होता है। कैंसर हमेशा वृद्धि से होता है, कमी से नहीं होता कभी, है ना। तो मैं लिखूंगा कोशिकाओं की संख्या में, हाँ कोशिकाओं की संख्या में अनियमित वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में अनियमित वृद्धि, इर्रेगुलर ग्रोथ, कोशिकाओं की संख्या में अनियमित वृद्धि से होने वाला रोग है ये, ठीक है ना। कमी से नहीं होता, वृद्धि से होता है, और वो भी कैसी वृद्धि, अनियमित वृद्धि, अनियंत्रित वृद्धि, आवश्यकता से अधिक कोशिकाओं का समूह बन जाना। जब इस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं तब हम कहते हैं कि कौन सा रोग हो रहा है, कैंसर रोग हो रहा है, ठीक है ना। ये इसकी बात आती है। फिर अगला पॉइंट सुने, विश्व में कौन सा कैंसर जो है, जैसे कैंसर लगभग 100 प्रकार का है दुनिया में, लेकिन ऐसा कौन सा कैंसर है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक कैंसर, कौन सा कैंसर जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माना जाता है, तो कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा माना जाता है, कौन सा, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है ना। फेफड़ों का कैंसर वर्ल्ड में 1 नंबर पर है, ठीक है ना। फेफड़ों का कैंसर वर्ल्ड में 1 नंबर पर है, इसके रोगी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो विश्व में सर्वाधिक कैंसर फेफड़ों का कैंसर है, और सेकंड स्थान पर कोई कैंसर अगर हम पढ़ें तो वो कौन सा है, त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर। सेकंड स्थान पर त्वचा कैंसर है, पहले नंबर पर फेफड़ों का कैंसर है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल बातें लिख रहा हूं एक बार। अच्छा फिर देखो, महिलाओं में सर्वाधिक कौन सा कैंसर होता है, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर मैं पूछूं महिलाओं में सर्वाधिक किस प्रकार के कैंसर होने की संभावना रहती है, तो आप क्या बताएंगे, स्तन कैंसर। महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इससे कैंसर के रोगी सबसे ज्यादा है महिलाओं में। ब्रेस्ट कैंसर जिसे अपने कहते हैं, स्तन कैंसर जिसे अपने कहते हैं। वह कौन सा अंग है मानव शरीर का जिसमें कैंसर की संभावना सबसे कम है, लीवर, ठीक है ना। लीवर में कैंसर की संभावना सबसे कम मानी जाती है। लीवर जिसे हम यकृत कहते हैं, लीवर जिसे हम यकृत कहते हैं, या फिर जिसे अपने जिगर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कैंसर की संभावना, कैंसर की संभावना सबसे कम देखी जाती है, ठीक है ना, या कैंसर की संभावना सबसे कम होती है। यानी मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें कैंसर रोग होने की संभावना बहुत कम है, कौन सा अंग है बोलो, लीवर। लीवर में कैंसर की संभावना बहुत ही कम है। महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर किसका हो सकता है, कौन सा, स्तन कैंसर। वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सा कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है ना। और सेकंड स्थान पर कौन सा कैंसर है, त्वचा कैंसर।
और कैंसर किस प्रकार रोग है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से होने वाला एक असंक्रामक रोग है जिसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हमने बिल्कुल सामान्य चर्चा करी है अभी। ठीक है ना, अब हम मेन पॉइंट पर आने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग लेवल इसका जो है वो प्लस करते चलेंगे। ठीक है, अब सुने अगला पॉइंट। कैंसर किस प्रकार का रोग है? एक जीन के प्रभाव से होने वाला रोग है, उत्परिवर्तन से होने वाला रोग है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो जीन है वो कौन सी जीन जिम्मेदार है इसके लिए? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑन्कोजीन। एक बार बोलो कौन सी जीन है? ऑन्कोजीन। ढंग से बोला करो, कौन सी जीन? फिर से बोलो। अब मैंने इतनी बार क्यों बुलाया? क्योंकि ऑन्को शब्द आ रहा है। मैंने कहा था जब भी ऑन्को शब्द आए आप समझ लें कैंसर की बात हो रही है। ठीक है, ऑन्को शब्द का मतलब क्या है? कैंसर की बात हो रही है, वो कैंसर से संबंधित ही बात कर रहे हैं आपसे। तो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन कौन सी है? ऑन्कोजीन। और इसीलिए इसकी स्टडी क्या कहला रही है? ऑन्कोलॉजी, है ना, हर जगह पर यही वर्ड आ रहा है। अच्छा, जीन से जब कोई रोग अचानक हो जाए उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। एक बार बोलो उत्परिवर्तन। मतलब अचानक, परिवर्तन मतलब चेंज। जब मानव शरीर में कोई अचानक चेंज आ जाए तो उसे अपने उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो कैंसर कैसा रोग है? एक उत्परिवर्तन जनित रोग है, एक उत्परिवर्तन जनित रोग है। और इस उत्परिवर्तन जनित रोग में जो जीन जिम्मेदार है, ये जीन कौन सी है? ऑन्कोजीन। कौन सी जीन है बोलो? ऑन्कोजीन। कहने का मतलब ये जीन हम सबके शरीर में है लेकिन एक्टिव नहीं है। ये जीन जो है हम सबके शरीर में है, आप में भी है, मुझ में भी है, लेकिन यह एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। समझ रहे हो ना? यह किस अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में है। अगर बाई चांस ये सक्रिय हो जाए, अगर बाई चांस ये सक्रिय हो जाए तो इसकी सक्रियता ही इसका रोग होने का प्रमाण है। लेकिन जब तक ये निष्क्रिय रहती है इसका हमारे शरीर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये कौन सी जीन है, किस तरीके का इसका प्रक्रम रहता है, उस पर हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, गौर से समझना। जो जीन है वो है प्रोटो ऑन्कोजीन। एक बार बोलो कौन सी जीन है? प्रोटो ऑन्कोजीन। देखो, जब तक आप इन शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। ठीक है ना, आप तो बस उच्चारण कर दिया करो अपने मन से ताकि बात से कनेक्ट हो सके। एक बार बोलो प्रोटो ऑन्कोजीन। अब देखो शब्द क्या है? प्रोटो। ये जब भी प्रोटो शब्द किसी के भी आगे लग जाए इसका मतलब समझ लो ये पूर्व की अवस्था है। प्रोटो शब्द का अर्थ ही होता है पूर्व, यानी कि पहले की अवस्था। समझ रहे हो ना? यानी यह सक्रियता से पहले की अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था है ये जीन की। ठीक है ना, तो प्रोटो ऑन्कोजीन एक प्रकार की कैसी जीन है? आप याद रखें, यह एक निष्क्रिय जीन है। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑन्कोजीन में। अब गौर करें, अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑन्कोजीन में, तो इसका मतलब जो निष्क्रिय है वो अब क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी। ठीक है ना, प्रोटो शब्द हट गया, अर्थात ये निष्क्रिय क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी। तो पहले जो जीन निष्क्रिय थी अब वो जीन कैसी हो चुकी है? सक्रिय हो चुकी है। और इस जीन को सक्रिय करने के लिए भी कई कारक जिम्मेदार हैं। भाई कोई तो होगा ना जो इस निष्क्रिय को क्या बनाएगा? सक्रिय बनाएगा। तो जो कारक इस निष्क्रिय जीन को सक्रिय बनाते हैं उनको विज्ञान कहती है कार्सिनोजेंस। एक बार साथ बोलो, क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस को हम हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन कारक। उद्दीपन कारक कहने का मतलब आपके शरीर में कौन सी जीन है? प्रोटो ऑन्कोजीन। और अगर इसको क्या मिल जाए? कार्सिनोजेंस यानी कि उद्दीपन कारक, तो यह निष्क्रिय जीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सक्रिय जीन में। और सक्रिय जीन कौन सी है? ऑन्कोजीन एक सक्रिय जीन है। बात समझ में आ रही है ना? ऑन्कोजीन कैसी जीन है? एक सक्रिय जीन है। और ऐसा कब होगा? जब इसको उद्दीपन कारक मिलेगी। आप मुझे बताएं कौन से कारक उद्दीपन कारक हो सकते हैं? क्या करने से कैंसर होता है? कैंसर आखिर होता क्यों है? आप पढ़ते हैं ना भाई इसको खाने से हो जाएगा, इसको खाने से हो जाएगा। आप मुझे बताएं क्या ऐसा चीज है जिसको खाने से कैंसर हो जाता है? तंबाकू खाने से। लिखा होता है ना टोबैको कॉजेज कैंसर, है भी सोनू? टोबैको कॉजेज कैंसर लिखा होता है ना तंबाकू के ऊपर। इसका मतलब तंबाकू में कोई तो ऐसा होगा जो आपके शरीर की निष्क्रिय जीन को क्या बना देगा? सक्रिय बना देगा। तो उसमें फिर क्या होता है ऐसा? निकोटिन। पढ़ते हैं आप, समझ रहे हो ना? एल्कोहल, शराब पीने से भी कैंसर होता है। इसका मतलब एल्कोहल भी क्या है? कार्सिनोजेंस है, वह भी एक उद्दीपन कारक है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी कार्सिनोजेंस का रूप धारण कर सकती है।
बहुत सारे खनिज, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे रेडिएशंस, विकिरणें, ये क्या बनती है? कार्सिनोजन बनती है, उद्दीपन कारक बनती है। और आपके शरीर की निष्क्रिय प्रोटोऑन्कोजीन को किस में बदल देती है? सक्रिय ऑन्कोजीन में बदल देती है। जैसे ही जीन सक्रिय हो जाए, समझो बात को है ना, जैसे जीन क्या हो जाए? सक्रिय हो जाए, तो ये सक्रिय जीन क्या करेगी? अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर देगी। गौर से समझना, क्या कर देगी बोलो? अनियंत्रित कोशिका, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर देगी। हाँ, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर देगी। इतना कोशिका विभाजन कर देगी कि हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं थी, फिर भी हो गया। जब इतना अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाएगा तो मानव शरीर में क्या बनेगा? कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? कोशिकाओं का समूह। और कैसा समूह? जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं थी। जब ये अनियंत्रित कोशिका समूह बनेगा तो ये अनियंत्रित कोशिका समूह क्या बनेगा? एक ट्यूमर बनेगा, एक गांठ बन जाएगा। सही है ना? तो मैं इसको बोलूंगा प्राथमिक अर्बुद। यानी कि जब शुरू शुरू में बनेगा ना, तो हम इसको बोलेंगे कि एक छोटी सी गांठ हो रखी है, यह प्राइमरी ट्यूमर है। लेकिन जैसे ये एक अंग से दो अंगों तक ऐसे फैलने लगेगी, जगह जगह पर गांठों का निर्माण कर लेगी, तब हम इसे कहेंगे कि ये क्या बन चुकी है? द्वितीयक अर्बुद बन चुकी है। बोलो क्या बन चुकी है? द्वितीयक अर्बुद। और द्वितीयक अर्बुद बनते ही हम कह देंगे क्या हो गया? कैंसर हो गया। बोलो क्या हो गया? कैंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब आपके बॉडी में जो प्रोटोऑन्कोजीन जो निष्क्रिय रूप में पड़ी है, इसको निष्क्रिय रूप में ही पड़ा रहने दें। समझ रहे हो ना? अगर बाई चांस ये निष्क्रिय किसमें हो गई? सक्रिय में बदल गई, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और ऐसा कब होगा? जब आप इस तरीके के कार्सिनोजेंस अर्थात उद्दीपन कारकों के संपर्क में आएंगे। उद्दीपन कारक रेडिएशंस, विकिरणें, बहुत सारे खनिज, मिनरल्स, बहुत सारे केमिकल्स, रसायन हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे नशीले पदार्थ हो सकते हैं, निकोटिन, जो भी हमने चर्चा की इस तरीके के, और वो हमारे शरीर के प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में बदलकर अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर देंगे, जिससे हमारे शरीर में कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो गांठ का रूप धारण कर लेगा। अगर अंगों में फैल गया तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। आज हमें इतना कैसे पता है कि ऐसे कैंसर होता है? कोई तो प्रयोग किया होगा हमने। बोलो यस और नो। ये कैंसर का विकास क्रम जो हमने समझा है, ये डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने कोई एक्सपेरिमेंट करके तो समझा होगा ना। तो किस पर एक्सपेरिमेंट किया? चूहे पर। बोलो किस पर? ठीक है। तो कैंसर के विकास क्रम को समझाने हेतु जिस चूहे का उपयोग किया गया, समझ रहे हो ना, जिस चूहे पर यह प्रैक्टिकल किया गया कैंसर का विकास क्रम समझाने हेतु, उस प्रायोगिक चूहे का नाम भी क्या है? ओंको माउस। एक बार नाम बोलो, ओंको माउस। आप समझ लो, फिर से ओंको शब्द आ गया। मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी ओंको आए, ओंको का मतलब ही कैंसर है। ओंको माउस अर्थात ऐसा चूहा जिस पर कैंसर के विकास क्रम को समझाने हेतु प्रयोग किए गए, दैट इज ओंको माउस। ओंकोजीन वो जीन जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। प्रोटोऑन्कोजीन वो जीन जो ओंकोजीन का निष्क्रिय रूप है। समझ रहे हो ना? ये सब बातें किससे संबंधित है? आपके कैंसर से, यानी कि कर्क रोग से संबंधित बिंदु। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। है कोई डाउट किसी का? नहीं? ठीक, नोट करें, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया? वेरी गुड। आपने नोट कर लिया बेटा? कुर्ते से लिखें। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आप समझ पा रहे हैं ना कैंसर कैसे हो रहा है ना? हमारे शरीर में कैंसर होने के कारण क्या है, किस तरीके से ये मतलब फैलता है बॉडी में। जब तक एक अंग तक होगा ना, तब तक तो ये प्राथमिक ट्यूमर ही है। और जैसे ही अंग से दूसरे अंगों में फैलने लगेगा, तब हम बोलेंगे क्या बन गया? द्वितीयक अर्बुद बन गया। और द्वितीयक अर्बुद का मतलब अभी अब कैंसर है। अब इसका कोई उपचार नहीं है, कोई निदान नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ू। प्राइमरी ट्यूमर कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ट्यूमर एंड देन इट इज कैंसर। लास्ट में ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना? तब हम कह देते हैं कि भाई अब तो ये कैंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। ठीक, अब सुने आगे। देखो, अभी हमने जो चर्चा की उससे आगे का पार्ट, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के प्रकार। ट्यूमर कितने प्रकार की होती है? तो ट्यूमर होती है दो प्रकार की। एक तो मैंने प्राथमिक बोला, एक मैंने क्या बोला? द्वितीयक बोला। लेकिन विज्ञान प्राथमिक और द्वितीयक को अपने वैज्ञानिक भाषा में कुछ नए नाम देती है। तो वो क्या नए नाम हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहली है सुदम अर्बुद। सुदम अर्बुद,
ठीक है ना। सुदम अर्बुद को अपने बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, इट इज बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। दूसरी है दुर्दम अर्बुद, दुर्दम अर्बुद। अच्छा, दुर्दम अर्बुद को अपने क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। दुर्दम अर्बुद यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक सुदम है, एक दुर्दम है, एक बिनाइन है, एक मैलिग्नेंट है, ठीक है ना। अब देखो, सुदम और दुर्दम में से नाम कौन सा खराब लग रहा है आपको? वो कौन सा नाम है जो आपको लग रहा है सर ये नाम खराब है? सुदम या दुर्दम? दुर्दम नाम खराब लग रहा है ना, वैसे खराब नाम ही कैंसर है, ठीक है ना। सुदम अर्बुद वो अर्बुद है जो अंग विशेष तक सीमित हो, अंग विशेष तक सीमित, अंग विशेष तक सीमित अर्बुद। अर्बुद का मतलब होता है गांठ, ट्यूमर, ठीक है ना। अंग विशेष तक सीमित अर्बुद, तो जो किसी पर्टिकुलर एक अंग विशेष तक सीमित अर्बुद है, ट्यूमर है, उसको अपने बोलेंगे इट इज बिनाइन ट्यूमर। कहने का मतलब वो कैंसर नहीं है, कैंसर की शुरुआत है और इसका इलाज संभव है, ठीक है ना। जो सुदम अर्बुद होता है ना, इसका उपचार संभव है, इसका उपचार हो सकता है। कैसे? जिस अंग में है उस अंग को ही काटकर अलग कर दो शरीर से, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर किसी अंग विशेष तक सीमित हो तो उस अंग को ही शरीर से क्या कर दो? अलग कर दो, आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं क्या दुर्दम, इसका मतलब ये एक अंग विशेष तक सीमित नहीं है, ये एक अंग से दूसरे अंग तक फैल चुका है, समझ रहे हो ना। तो मैं लिखूंगा एक अंग से, एक अंग से दूसरे अंगों तक, एक अंग से दूसरे अंगों तक ट्यूमर का फैलाव, दूसरे अंगों तक ट्यूमर का फैलाव। जब एक अंग से दूसरे अंग तक ट्यूमर का फैलाव हो जाए तो इसे कहते हैं कि ये दुर्दम है। और इस तरीके से अंगों में फैलना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। इस तरीके से एक अंग से दूसरे अंग तक ट्यूमर का फैलना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस को अपने हिंदी में कहते हैं अपरूपांतरण। एक बार बोलो, क्या कहते हैं? अपरूपांतरण। अब देखो, अपरूपांतरण का मतलब पता है क्या? अप मतलब होता है प्रसारित होना, दूर, अप का मतलब दूर होता है, ठीक है ना। रूपांतरण मतलब रूप बदलकर अलग हो जाना। कहने का मतलब एक अंग तक था, अब उस अंग से रूप बदल बदल कर क्या हो गया? दूसरे अंगों तक फैल गया। अप का मतलब होता है प्रसार, दूसरी तरफ, दूर की तरफ प्रसारित होना, इसके लिए अप शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या हो चुका है? अपरूपांतरण हो चुका है, मेटास्टेसिस हो गया। और जब किसी एक ट्यूमर का इस तरीके से मेटास्टेसिस या अपरूपांतरण हो जाता है तो इसका मतलब है वह अंगों तक फैल चुकी है, और इसी को अपने क्या बोलेंगे कि यस इट इज कैंसर। हाँ, इसी को हम कैंसर कह सकते हैं या कैंसर कहते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, है कोई क्वेश्चन? समझ में आया भाई? और इसका इलाज नहीं है, क्यों? एक अंग, दो अंग, तीन अंग, चार अंग, नजदीक नजदीक अंगों का समूह बना लिया इसने, तो सही है ना, जिनको ये प्रभावित कर रहा है। किस किस का इलाज करेंगे? और हर जगह से जीन को नष्ट करना, ट्यूमर को नष्ट करना बहुत कठिन प्रोसेस है। इसका मतलब इनका इलाज होता तो हर किसी बीमारी का इलाज है, लेकिन इस जगह पर इलाज करना बहुत ही ज्यादा कठिन प्रोसेस बन जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ूं? वेरी गुड। अब लिखें आप कैंसर के प्रकार। इस दुनिया में 100 प्रकार का कैंसर है, इस दुनिया में 100 प्रकार का कैंसर है, लेकिन हम केवल कुछ प्रकार के ही कैंसर पढ़ेंगे जो थोड़े ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। वैसे 100 प्रकार का कैंसर है कम से कम, मैं आपको बस कोई इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला कार्सिनोमा, ये अंग्रेजी नाम है, आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। एक बार सभी उच्चारण करें, बोलें कार्सिनोमा, ढंग से बोलें कार्सिनोमा। बहुत बढ़िया। कार्सिनोमा कैंसर का वो टाइप है जो आपकी एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं एक बार लाइन, फिर आपको समझा देता हूं। एपिथेलियम, एपिथेलियम, या जिसे अपने कहते हैं उपकला उत्तक, उपकला
उत्तक में होने वाला कैंसर है। एपिथेलियम उत्तक या उपकला उत्तक में होने वाला कैंसर का एक टाइप है। तो जब ये एपिथेलियम उत्तक या उपकला उत्तक में होने वाला कैंसर का टाइप बन जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं कि यह कार्सिनोमा है। तब हम इसे क्या बोलते हैं कि क्या है, ये कार्सिनोमा है। और एपिथेलियम उपकला का मतलब क्या होता है, ऊपरी झिल्ली। कौन सी झिल्ली बोलो, ऊपरी झिल्ली। मानव शरीर की ऊपरी झिल्ली क्या है, त्वचा है, सही है कि नहीं। और हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी अंग हैं उनके ऊपर भी एक झिल्ली है, उनके ऊपर भी एक आवरण है। तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर जो जो आवरण है वो आवरण किस उत्तक से मिलकर बना है, उपकला उत्तक से, एपिथेलियम उत्तक से। और उस प्रत्येक आवरण को संक्रमित करने वाला या प्रभावित करने वाला जब कोई कैंसर बनेगा तो उसे हम बोलेंगे कार्सिनोमा। क्लियर है मेरी बात। तो फेफड़ों का कैंसर क्या है, एक प्रकार का कार्सिनोमा है, समझ रहे हो ना। तो जब कोई कैंसर इस प्रकार से एपिथेलियम उत्तक में होता है तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। क्लियर है ना, बस लीव कर दो, कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको मार्क कर दूंगा। नंबर दो पे हम बात कर रहे हैं सार्कोमा की। एक बार सभी बोले सार्कोमा, फिर से बोले सार्कोमा। बहुत बढ़िया। सार्कोमा संयोजी ऊतकों में होने वाला कैंसर है। संयोजी ऊतकों में होने वाला कैंसर, जैसे हड्डियों का कैंसर है, अस्थि कैंसर होता है ना, बोन कैंसर। तो जब कोई हड्डियों में या किसी संयोजी ऊतक में जब कोई कैंसर होता है तो उसे अपने क्या नाम दे देते हैं, यह क्या एक प्रकार का सार्कोमा है। से सार्कोमा, से संयोजी ऊतक। इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता न करें। जिसको मैं कह दूं ये इंपॉर्टेंट है, बस उसको थोड़ा सा ज्यादा याद कर ले, ठीक है ना। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कैंसर का टाइप बन सकता है या जो पेपरों में आ भी रखा है, दैट इज ल्यूकेमिया। एक बार शब्द मेरे साथ उच्चारण करें, बोले ल्यूकेमिया। एक बार बोले सभी, ल्यूकेमिया। ये इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना। यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमें इससे इंपॉर्टेंट डालना चाहिए, ठीक है ना। ल्यूकेमिया बहुत बार पेपरों में आ रखा है। अब इसको समझे आप, ल्यूकेमिया क्या है आखिर। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या होता है बोलो, इट इज ब्लड कैंसर। इसे ब्लड कैंसर अपने कह सकते हैं। मेन बात यह है कि ल्यूकेमिया हमने इसको बोला कैसे। देखो पहला शब्द क्या है, ल्यूक। ये ल्यूक शब्द इसलिए बना है क्योंकि ग्रीक भाषा में ल्यूको शब्द का अर्थ होता है रंगहीन। और मानव शरीर के ब्लड की कौन सी कोशिका है जो रंगहीन है, WBC। कौन सी कोशिका, WBC। तो इसका मतलब इसमें कौन सी कोशिका जो है वो संख्या में ज्यादा हो रही है, WBC। और WBC को अपने ग्रीक भाषा के आधार पर क्या नाम देते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या नाम देते हैं, तो ल्यूकोसाइट की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो कौन सा कैंसर होगा, ल्यूकेमिया। बस इसी को अपने ब्लड कैंसर कह देते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका आगे का विवरण लिख देता हूं। WBC अर्थात ल्यूकोसाइट, WBC अर्थात ल्यूकोसाइट की, WBC अर्थात ल्यूकोसाइट की संख्या में अनियमित वृद्धि। WBC अर्थात ल्यूकोसाइट की संख्या में अनियमित वृद्धि। तो जब WBC यानी कि ल्यूकोसाइट की संख्या में अनियमित वृद्धि हो जाए तब हम कहेंगे कि हाँ ये कौन सा कैंसर है, ल्यूकेमिया, ठीक है ना। तब हम बोलेंगे कि यस इट इज ल्यूकेमिया, हाँ यह एक ल्यूकेमिया है। क्लियर है मेरी बात, ये वर्डिंग आप याद रखेंगे। और WBC को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका, सही है ना। तो इसका मतलब अधिक मात्रा में हो रही है, तो मैं क्या लिखूं, अधि। कौन ज्यादा मात्रा में हो रही है, WBC श्वेत रक्त कणिका, तो मैं क्या बोलूं, श्वेत रक्त, अधि श्वेत रक्तता। अच्छा, ल्यूकेमिया को हिंदी में क्या कहते हैं, अधि श्वेत रक्तता, अर्थात श्वेत रक्ताणुओं की संख्या में अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाना, इट इज ल्यूकेमिया, ठीक है ना। ये लो जी, बस इतना आपको याद रखना है। अब 3 मैंने बताई हैं, तीनों में से ल्यूकेमिया इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी कैंसर के बहुत सारे टाइप हैं, मायोमा, एडिनोमा, लिम्फोमा, मेलानोमा, समझ रहे हो ना। लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम लोग उनको सीधा ही लीव करके आगे बढ़ रहे हैं। बोलो रेडी, आगे बढ़े। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को, कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो जब कैंसर इतने इस तरीके से मतलब हमारे शरीर में फैलता है, इस तरीके से इसका हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या है इसके ट्रीटमेंट का सिस्टम। तो मैं आपको सिंपल कुछ बातें बोल के बता देता हूं, ठीक है ना, कि कैंसर का उपचार कैसे किया जाता है।
तो कैंसर का उपचार करने के लिए हम 2-3 प्रकार के थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है, पहले थेरेपी का नाम लिखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। नंबर 1 पहली है, आपने नाम सुना होगा बेकरी थेरेपी। एम आई राइट? क्या आपने नाम सुने हैं? कीमोथेरेपी, वेरी गुड। एंड थर्ड इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, ठीक है। अब सुने, बैकरी, कीमो एंड लास्ट इज रेडियो। बैकरी का मतलब होता है बाहरी ट्यूमर, ऐसी ट्यूमर जो बॉडी से बाहर हो, अंदर नहीं हो। बहुत सारी ट्यूमर ऐसी होती है जो बॉडी के बाहर हमें दिखती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? बॉडी के बाहर दिखने वाली ट्यूमर मतलब, जैसे कि अगर हम नॉर्मल चर्चा करें तो आप फोड़े फुंसियां देखते हैं, फोड़े फुंसियां देखते हैं ना, बॉडी से बाहर दिखता है। अगर हाथ पैर में कहीं पर भी फोड़ा हो जाए तो साइज में बड़ा होकर बॉडी से बाहर दिखता है। हमें पता होता है इस जगह पर एक गांठ हो रखी है, और कई सारी गांठें ऐसी होती है जो बाहर दिखती है, हाँ या ना? त्वचा के नीचे फूल जाती है तो हमें आसानी से दृष्टिगत होती है। तो ऐसी ट्यूमर जो हमें दिखती हो बाहर से, हम जिनको आसानी से देख सकें, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी थेरेपी आएगी काम? बैकरी। वो ट्यूमर जो बॉडी के अंदर है, भौतिक स्वरूप में हम जिनको देख ही नहीं पाते हो, अंदर ही अंदर है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी थेरेपी काम आती है? कीमो। समझ रहे हो? और एक कॉमन थेरेपी जिसमें रेडियो एक्टिव एसिड शामिल होते हैं, दैट इज रेडियोथेरेपी। क्लियर है? तो बस मैं एक सिंपल छोटे छोटे नाम लिखूंगा, जैसे कि बाहरी ट्यूमर अगर हो तो बाहरी ट्यूमर का इलाज, बाहरी ट्यूमर का उपचार करने के लिए बैकरी लगती है। आंतरिक ट्यूमर का उपचार करना हो, बॉडी के अंदर की ट्यूमर का उपचार करना हो तो कीमो लगती है। और कीमो लगने को ही अपने कहते हैं सेक करवाना। कैंसर जिनके होता है, घरवाले नहीं बोलते, लोग कहते हैं ना कि फलाने आदमी वो सेक करवाया है, सेक लगवा के लाए हैं भाई। तो सेक का मतलब समझ गए ना? सेक का मतलब क्या है? कीमो है, वो कीमो करवाइए उसकी। रेडियोथेरेपी एक सामान्य थेरेपी है, एक नॉर्मल थेरेपी है, ठीक है ना? रेडियोथेरेपी एक बहुत ही सामान्य, कॉमन और नॉर्मल थेरेपी के रूप में जानी जाती है। अब हमें याद रखना है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है ना? जैसे कि मतलब ऐसे कौन से समस्थानिक हैं जो ट्रीटमेंट में काम आते हैं? आइसोटॉप्स, ठीक है ना, जिनका यूज अपने करते हैं किसमें? फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है ना? कैंसर के उपचार में जिन आइसोटॉप्स का समस्थानिकों का अपने यूज करते हैं, वो समस्थानिकों के मैं आपको 1-2 एग्जांपल लिखवा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ गौर करें। पहला है मेरे पास ओरम 198, ओरम 198, ठीक है ना? ये द्रव्यमान संख्या होती है। तो ओरम 198, ओरम 198 एक समस्थानिक है, और यह ब्लड कैंसर का उपचार करने में काम आती है। ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट थ्योरी है ये। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करने हेतु हम किस समस्थानिक का यूज करते हैं? देन ओरम 198, ओरम 198 नामक समस्थानिक का यूज करते हैं, ठीक है ना? एक आता है अपने पास से कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 याद रखें, इसको मोस्ट मान लें। ये पेपर में आने वाला समझो, आप ये समझो कि ये पेपर में छप गया, मानो इतना फेमस है ये कोबाल्ट 60, इसको याद रखना है आपने, ठीक है ना? एक लुकेमिया याद रखना है, एक कोबाल्ट 60 याद रखना है। बाकी कैंसर को मैंने जहां जहां बताया वो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। कोबाल्ट 60 के बारे में आपको मैं बता दूं, यह भी ट्यूमर कैंसर अर्थात अर्बुद कैंसर का ट्रीटमेंट करने हेतु काम आने वाला रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ट्यूमर कैंसर का उपचार करने हेतु काम आता है, ठीक है ना? एक आप और लिख सकते हैं सीजियम 137, सीजियम 137, ये भी ट्यूमर कैंसर अर्थात अर्बुद कैंसर का उपचार करने में काम में लिया जाने वाला एक समस्थानिक है। बस इतना नोट कर दीजिए, कहीं पर भी अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हाँ, इसको आरामदायक स्थिति में नोट कर लो, जैसे मैंने बताया वैसे नोट करके लीव कर लें, बस कहीं चिंता नहीं करनी है आपने। आप यहां तक इसको पढ़ पा रहे हैं,
ठीक है भाई।